नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले अपादान कारक के बारे में। किसके बारे में? अपादान कारक के बारे में। और इनसे पहले के वीडियो में हम सबों ने संप्रदान कारक के बारे में जाना था कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं, और उनसे संबंधित वैसे सूत्रों को हम सबों ने पढ़ा था जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी सूत्रों को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, केवल उन्हीं सूत्रों को पढ़ रहे हैं जिनसे जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अपादान कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अपादान कारक कहते किसको हैं, और इनसे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे सूत्रों को हम लोग जानेंगे। तो आप वीडियो पर अंत तक जरूर जुड़े रहें, और अगर कहीं समझने में परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके परेशानी को दूर कर सकूं। तो आइए दोस्तों, समझते अपादान कारक कहते किसको है। तो देखिए, अपादान कारक में पहले जान लीजिए कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती। कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। आप सबों ने हिंदी में कारक तो पढ़ा होगा। हिंदी में कारक के कितने भेद पढ़े होंगे? 8 भेद। और संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो उसी में आता है पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान। ठीक है, तो ये आपका 5वें नंबर का है। तो इसमें कौन सी विभक्ति लग रही है? 5वीं। ठीक है, अब इसका हम लोग जो है परिभाषा समझते क्या होता है कि जहां दो वस्तुओं का अलगाव होना सूचित होता है, जहां दो वस्तुओं का अलगाव होना सूचित होता है, वहां जो वस्तु स्थिर रहता है उसे अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं कि वृक्ष से फल गिरते हैं। यहाँ पर देखिए, वृक्ष जहाँ की फल लगे रहते हैं डालियों पर, और वहाँ से फल का गिर जाना, दोनों में देखिए क्या हो रहा है? जुदाई हो रहा है, अलगाव हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा वस्तु स्थिर क्या रह रहा है? फल या डाली? तो वहाँ डाली स्थिर रह रहा है, यानी पत्तियां भी बोल सकते हैं, तो वो अपादान कारक हो गया। यानी वृक्ष स्थिर रह रहा है, हमारा फल गिर रहा है, तो जो वस्तु स्थिर रहता है उसे अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपादान कारक। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालय तो स्थिर रहते हैं, और गंगा निकल जाती है। तो जो वस्तु स्थिर रहे, जब दो वस्तुओं का अलगाव होना सूचित हो और वहां जो वस्तु स्थिर रहे, वो अपादान कारक कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं घर से आता हूं तो घर तो हमारा स्थिर रह जाता है, हम वहां से आ जाते हैं, तो वहां पर दोनों में क्या हुआ? अलगाव हुआ। लेकिन घर क्या है? स्थिर है, तो घर हमारा अपादान कारक हो गया। ठीक है, वही यहाँ डिफिनेशन में लिखा है कि जहां दो वस्तुओं का अलगाव होना सूचित होता है, वहां जो वस्तु स्थिर रहता है, या ध्रुव भी बोल सकते हैं, जो वस्तु स्थिर रहता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं कि मैं घर से आता हूं, मैं घर से आता हूं, तो इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग मैं का अनुवाद लिखते हैं। मैं का क्या होता है? अहम। ये हम सबों ने अनुवाद जब बनाने के लिए सीख रहे थे, हम सब उस सब जो है हम सबों ने सीखा था। ठीक है, तो मैं का क्या होता है? अहम। घर से तो घर का देंगे गृह। अब घर के बाद क्या है? से है, यहाँ अलगाव हो रहा है, घर क्या हो गया? अपादान कारक किया, तो इसमें पंचमी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गृहात। अहम गृहात। और आना का संस्कृत क्या होता है दोस्तों? आना का आप सबों को मालूम होगा कि आगच होता है। क्या होता है? आगच। अहम गृहात आगच। अब वाक्य का कर्ता कौन है? मैं है। मैं किस में जाता है? ये किस काल में वाक्य? मैं घर से आता हूँ। वर्तमान काल में तो हम लोग लट लकार में जाएंगे। वाक्य का कर्ता कौन है? मैं है, तो उत्तम पुरुष जाएंगे। कितना आदमी? एक आदमी, तो एक वचन उसका क्या होता है? आमी। तो यहाँ लगा देंगे आमी। अहम गृहात आगच्छामि, मैं घर से आता हूँ। और कुछ उदाहरण को देखिए आप लोग। जैसे रहेगा, तुम पटना से आते हो, तुम पटना से आते हो। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां भी अलगाव हो रहा है। पटना से आते हो, पटना स्थिर रह जाता है और वो आ जाता है, तो दोनों में अलगाव हो रहा है। तो यहाँ अपादान कारक कौन होगा? पटना। तो इसमें भी पंचमी लगा देंगे, तो तुम का क्या होता है? त्वम। पटना में पंचमी लगाएंगे, पाटलिपुत्रात क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रात। त्वम पाटलिपुत्रात। आना का संस्कृत क्या होता है? आगच। क्या होता है? आगच। वाक्य का कर्ता कौन है? तुम किस में आता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जाएंगे, एक आदमी, एक वचन क्या होगा? सी। इसका रूप चलता सी था थो। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा आगच्छसि। देखिए दोस्तों, मैं तो समझ रहा हूँ कि आप जब ये कारक पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आपने संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए सीखा होगा। हाँ, अगर किसी भाई बंधुओं ने नहीं सीखा है तो सबसे पहले वो जो है ना कारक अनुवाद बनाने के लिए सीखे संस्कृत में, तो इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, अब आइए आगे का हम लोग सूत्र को देखते हैं जो इसमें महत्वपूर्ण सूत्र है। पहला सूत्र है अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी का अर्थ क्या होता है? तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। इसका अर्थ क्या होता है? अपादान कारक में, यानी कि जहां दो वस्तुओं का जुदाई, अलगाव ये सूचित होगा, वहां पर कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति। जैसे हम लोग कुछ उदाहरण को लेते हैं, ठीक है, जैसे लिखिए, वह विद्यालय से आता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, वह विद्यालय से आता है, तो विद्यालय तो स्थिर रहता है और वो आ जाता है, तो दोनों में अलगाव हो रहा है, यानी अपादान कारक कौन हो गया? विद्यालय। तो इसमें पंचमी लगा देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? वह का संस्कृत क्या होता है दोस्तों? सह। विद्यालय में पंचमी लगाएंगे तो विद्यालयात्, सह विद्यालयात्। और आना का संस्कृत आगच्छ। आना का क्या होता है? आगच्छ। वाक्य का कर्ता कौन है? वह है, तो वह किस में आता है? प्रथम पुरुष जाएंगे, एक वचन लगाएंगे, क्या होगा? ती। सह विद्यालयात् आगच्छति। अगर दूसरा वाक्य रहेगा कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहां पर भी देखिए दोस्तों, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष तो ज्यों का त्यों रह जाता है, पत्ता गिर जाता है, यानी अलगाव हो रहा है। यहां भी अपादान कारक है तो पंचमी लगाएंगे वृक्ष में, तो वृक्ष का पंचमी क्या हो जाएगा? वृक्षात। पत्ता गिरता है, एक गिरता है या अनेक दोस्तों, यहाँ आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। अगर आप एक पत्ता गिरा रहे हैं तो एक वचन लगाइए, अनेक पत्ता तो बहुवचन, तो मैं अनेक पत्ता को लेता हूँ। तो पत्ता जो होता है वो नपुंसक लिंग होता है। क्या होता है? नपुंसक लिंग। और उसका रूप चलता है पत्रम, पत्रे, पत्राणी। तो अनेक पत्ता है तो पत्राणी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? वृक्षात पत्राणी। गिरना का पत। अब बताइए इसमें कर्ता कौन है? वृक्ष से वृक्ष तो अपादान कारक हो गया। पत्ते गिरते हैं, कौन करता है? पत्ता। तो पत्ता किस में आता है? तुम से संबंधित है? नहीं है। मैं से संबंधित नहीं। तो जब तुम और मैं को छोड़ के कोई भी करता है तो वो प्रथम पुरुष में जाता है। तो प्रथम पुरुष में कितना पत्ता है? बहुत सारा, तो उसका बहुवचन तीतः अंति। तो अंति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पतंती। वृक्षात पत्राणि पतंती। अब आइए आगे का सूत्र देखते हैं दोस्तों। आगे का सूत्र भित्रार्थानामि पिस्तः। इसका अर्थ क्या हुआ कि भय। भय का मतलब क्या होता है? डर। त्राण। त्राण का मतलब होता है रक्षा। क्या होता है? वित्रार्थानामि पिस्तः, यानी भय और त्राण। भय मतलब होता है डर, त्राण, त्राण मतलब रक्षा, अर्थात भय और रक्षा, जिसको बोलते हैं भय और त्राण अर्थ वाले शब्दों के योग में जिससे भय हो या जिससे रक्षा हो उसमें पंचमी विभक्ति लगती। अर्थात जिस वाक्य में भय से संबंधित शब्द जुटा हो, भय जुटा हो यानी कि डर का भाव हो, यानी तो रक्षा का भाव हो, तो उस वाक्य में हम लोग क्या करेंगे कि पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जैसे पक्षी बाज से डरता है, पक्षी बाज से डरता है, तो क्या करेंगे हम लोग? किससे डर रहा है? बाज से डर रहा है, तो जिसमें जिससे भय या रक्षा हो उसी में पंचमी। तो बाज में हम लोग लगा देंगे पंचमी। तो पक्षी का होता है खगः, बाज का होता है शयन, तो इसमें पंचमी लगा देंगे शयेनात्। खगः शयेनात्। और डरना का होता है विभेति। क्या होता है? विभेति। तो खगः शयेनात् विभेति, वह सांप से डरता है। सह सर्पात्, यहाँ पंचमी लगा देंगे, सह सर्पात् विभेति, वह सांप से डरता है। ये वाला सूत्र जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे संबंधित कई एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। सह सर्पात् विभेति, वह सांप से डरता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। भुवः प्रभवस्य, इस सूत्र का अर्थ क्या है? ये भी सूत्र जो इसमें आप भी आई लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भुवः प्रभवश्च, इसका अर्थ क्या हुआ, जिससे किसी वस्तु का निकलना सूचित होता है, ठीक है, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जिससे किसी वस्तु का निकलना सूचित होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो देखिए वहाँ निकल रही है ना, तो वहाँ क्या करेंगे, किससे निकल रही, हिमालय से, तो हिमालय में पंचमी लगा देंगे। तो गंगा का क्या होगा, गंगा, हिमालय में पंचमी तो हिमालयात, गंगा हिमालयात। और निकलना का क्या होता है दोस्तों, निहिसर, क्या होता है, निहिसर। कौन निकलती, गंगा, गंगा किसमें, प्रथम पुरुष, एक वचन, एक गंगा है, एक वचन जाएंगे, लगा देंगे ती, तो क्या हो जाएगा, गंगा हिमालयात निहिसरती। तो ठीक है दोस्तों, आपादान कारक में इतने ही सूत्र ऐसे हैं जिससे ज़्यादातर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों की सेवा में अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।